Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to talk about a very sensitive issue. ये इशू इंडिया को आज ही नहीं तो यू कैन से एवर सिंस द नेशनल मूवमेंट से परेशान कर ही रहा है। इंडिया में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिए, सेक्युलर नेशन होना चाहिए या फिर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। एग्जैक्टली हमको ये समझना पड़ेगा कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होता क्या है, व्हाट इज सेक्युलर नेशन। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज हिंदू राष्ट्र या फिर हिंदू नेशन एग्जैक्टली होता क्या है। एंड फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम जो है ये एग्जैक्टली डेवलप कैसे हुआ है। आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस सेशन इनटू 3 डिफरेंट पैरामीटर। सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द हिंदू राष्ट्र। जब हम लोग हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं तो हिंदू राष्ट्र होता क्या है। दरअफ्टर हमको ये देखना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र का अपोजिशन चालू कहाँ से हुआ। एंड फिर हम ये देखेंगे कि अगर हिंदू राष्ट्र इंडिया में आता है तो उसके इम्प्लीकेशन क्या रहेंगे। आप क्या उम्मीद करते हो कि जब हिंदू राष्ट्र आएगा तो चीज़ें अच्छी होगी, बुरी होगी। एंड ऑब्वियसली ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से इसके ऊपर डिबेट चल रही है। एंड इनफैक्ट इन माई ओपिनियन 2019 से यू कैन से जब न्यू इलेक्शंस हुए 2019 में, जब नया मोदी गवर्नमेंट आया, तभी से ये वाला जो एस्पेक्ट है इंडिया में बहुत ज़्यादा तरीके से डिस्कोर्स में आया हुआ है। तो अगर आप हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करते हो तो ऑब्वियसली ये वीडियो में आपको एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हिंदू राष्ट्र को अपोज क्यों किया जाता है। एंड अगर आप हिंदू राष्ट्र को अपोज करते हो देन यू विल बी गेटिंग सर्टन कंसोलिडेटरी पॉइंट जिसके ऊपर हेंसफोर्थ एनी कंस्ट्रक्टिव डिबेट में आप बातें कर सकते हो। तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो इसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को समझना है कि जब हम लोग हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं तो ये हिंदू राष्ट्र एग्जैक्टली होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र एग्जैक्टली है क्या। लेट्स एंटर इनटू दिस वन। हिंदू राष्ट्र के कंसेप्ट को अगर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा 1950 में। आपने कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपको ये चीज़ पता होनी ही चाहिए, तो पता होगी भी कि 26 जनवरी 1950 में इंडिया बिकेम रिपब्लिकन कंट्री। भारत एक गणराज्य बना। एंड गणराज्य क्यों बना, बिकॉज यही दिन में हम लोगों ने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो कमेंस करवाया, चालू करवाया, लागू करवाया। ऑब्वियसली 26 जनवरी में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवाया तो कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया को एक सेक्युलर नेशन में जो कन्वर्ट किया गया। अब आप ये आर्ग्यू करोगे कि सर ये सेक्युलर वाला वर्ड तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियल लेवल पे था ही नहीं। वो ना होने के पीछे का रीज़न क्या है कि इंडिया जो है अभी रिसेंटली पार्टीशन हॉरर से जा चुका था। पार्टीशन हॉरर के वजह से इंडिया की डेमोग्राफी लार्ज लेवल पे अल्टर हुई थी। एंड फिर एक हिंदू सेंटिमेंट को भी आपको एक इक्वल रिस्पेक्ट देना था, स्पेसिफिकली इन द पोस्ट पार्टीशन पीरियड। एंड दैट्स व्हाई फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड डेलिबरेटली अवॉइडेड यूजिंग वर्ड सेक्युलर इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर था ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रोविजन में आपको सेक्युलरिज्म दिखाई देगा, दैट गवर्नमेंट हैज़ टू ट्रीट ईच एंड एवरी रिलीजन इक्वली। इसकी बातें अभी हम लोग थोड़े टाइम पहले करेंगे। मैं आपको बहुत सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे बताऊंगा जहाँ पे आपको सेक्युलरिज्म जो है वो दिखाई भी देगा। बट ऑब्वियसली मेरा आपसे एक सवाल है। ये सवाल क्या है कि 26 जनवरी 1950 के पहले इंडिया में कौन से लॉस चल रहे थे। अगर मैं 26 जनवरी 1950 के पहले बात करता हूँ तो इंडिया के ऊपर बाय एंड लार्ज इस्लामिक राज लगा हुआ था, मुगल सेंटर आफ्टर सुल्तानों के टाइम पीरियड में। एंड मुगलों में फिर एक सुल्तान बैठता है या फिर एक बादशाह बैठता है। एंड ये सुल्तान एंड बादशाह जो इज नथिंग बट फिर प्रेजेंट डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू कैन से दैट कि जैसे आज के टाइम पीरियड का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने की ओथ लेता है, तो वैसे ही सुल्तान बादशाह के राज में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। सुल्तान बादशाह के राज में जो है शरिया के लॉ चलते थे। शरिया लॉज वेर देयर, सिंपल है। ये शरिया इज अ लॉ बुक इन द इस्लामिक रिलीजन। एंड धर्म के लॉ जो है बनते किसके ऊपर है, धर्म के लॉ बनते हैं सारे के सारे धर्म के जो सुप्रीम टेक्स्ट होते हैं उसके ऊपर, रिलीजियस स्क्रिप्चर के ऊपर। इस्लामिक रिलीजन में रिलीजियस स्क्रिप्चर क्या है आपका, तो ऑब्वियसली इस्लामिक रिलीजन में रिलीजियस स्क्रिप्चर इज कुरान। कुरान इज रिवील्ड बाय अल्लाह टू प्रॉफिट मोहम्मद। एंड प्रॉफिट मोहम्मद ने फिर अपने लोगों को जो चीज़ें बताई वही चीज़ें धीरे धीरे जो कुरान में आनी चालू हो गई। तो जो अल्लाह बोलेंगे उसी तरीके से ऑर्डिनरी मुस्लिम बंदा रहने की कोशिश करेगा। एंड वो चीज़ें जो आपको फिर ये शरिया में दिखाई देती है। वैसे ही जब सुल्तान बादशाह इंडिया में थे तो उसके पहले हजारों सालों तक जो है
इंडिया के ऊपर जो एक हिंदू राजा का राज रहा है। एंड जब एक हिंदू राजा होता है तो हिंदू राजा भी तो धर्मोद्धारक होता है ना। धर्मोद्धारक मतलब प्रोटेक्टर ऑफ द रिलीजन। एंड हिंदू राजा जब धर्मोद्धारक होगा तो हिंदू राजा के अंडर कौन से लॉ चलेंगे? तो हिंदू राजा के अंडर जो हिंदू लॉस चलेंगे। हिंदू लॉस की जब हम लोग बातें करते हैं तो हिंदू लॉस के टोटल 3 कैटेगरीज मानी जाती है। एक होता है सूत्र लिटरेचर, एक होता है स्मृति लिटरेचर, एंड एक होता है शास्त्र लिटरेचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल धर्मशास्त्र आर देयर, वैसे ही फॉर एग्जाम्पल धर्म स्मृतिज आर देयर। एक धर्म स्मृति तो आपने सुनी होगी, मनु ने लिखी हुई स्मृति मतलब धर्म स्मृति, दैट इज मनुस्मृति। एंड वैसे ही फिर सूत्र लिटरेचर होते हैं, जैसे धर्म सूत्रास आर देयर। धर्म सूत्रास वेर इंडियाज लॉ फ्रॉम 600 बीसी से लेके रफली पकड़ के चलो 200 बीसी तक। धर्म स्मृति जो है सूत्र, सॉरी यहाँ पे धर्म स्मृति जो है रफली 200 बीसी से लेके पकड़ के चलो कि 300 एडी तक जो ये इंडिया के हिंदू लॉज रहे हैं। एंड धर्मशास्त्र की अगर हम लोग बात करते तो 300 एडी से इनका राज जो है वो इंडिया के ऊपर चला टिल प्रिसाइजली 1860 एडी तक, जब इंडियन पीनल कोड लाया गया। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन ने भी धर्मशास्त्र को काफी फैटल ब्लो देके रखा हुआ है। दिस इज समथिंग जो सबसे पहले जो आपको याद में रखना है कि एंशियंट टाइम पीरियड में एक हिंदू राजा के अंडर जब हम लोगों को ये हिंदू राष्ट्र वाले जो कंसेप्ट है दिखाई देते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब जो है ये पर्टिकुलर लॉज, यू कैन से दैट। मिडीवल टाइम पीरियड में इस इस्लामिक रूलर के अंडर जो है हम लोगों को फिर क्या दिखाई देगा? एक इस्लामिक राष्ट्र दिखाई देगा। एंड इस्लामिक राष्ट्र का मतलब होता है इस्लामिक लॉ। एंड ऑब्वियसली फिर आज के टाइम पीरियड में जो है यू कैन से दैट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, दैट इज सेक्युलर नेशन है, तो सेक्युलर नेशन में ये लॉ है। सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट तो आपको यही समझना है कि जब हम लोग हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं तो हिंदू राष्ट्र की बातें हम लोग करते हैं तो हम लोगों को बताया जाता है कि एंशियंट टाइम पीरियड में कुछ अच्छा था। बट एंशियंट टाइम पीरियड में कुछ अच्छा था, इसके कोई पैरामीटर है क्या? अगर आपको पता है देन डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई डेफिनेटली रीड देम। बट अगर आप सही में इतिहास में देखोगे तो एंशियंट टाइम पीरियड में जब हिंदू राष्ट्र था तो हिंदू राष्ट्र में सारे हिंदू लॉज थे। एंड ये हिंदू लॉज जो है ये आपको क्या बताते हैं कि सबसे पहले जो है ये सारे ही हिंदू लॉ, धर्मसूत्र, धर्मस्मृति एंड thereafter धर्मशास्त्र, ये चतुर्वर्णाश्रम धर्म में जो यकीन रखते हैं। चतुर्वर्णाश्रम धर्म या फिर चतुर्वर्ण धर्म की आप बात करोगे, आपने सुना भी होगा कि धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। वर्ण ही आपकी ड्यूटी है, वर्ण ही आपका धर्म है। तो ब्राह्मणों के कुछ अधिकार रहेंगे, वैसे ही क्षत्रियों के कुछ अधिकार रहेंगे, वैसे ही वैश्यों के कुछ अधिकार रहेंगे, फिर शूद्र के कुछ अधिकार रहेंगे। एंड शूद्र के नीचे जो चांडाल कम्युनिटी आती है इनके भी कुछ अधिकार रहेंगे। अब मैं इतना इन डिटेल तो नहीं जाऊंगा, मैं आपको बस कुछ ग्लिम्सेस दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मनु ने लिखी हुई धर्म स्मृति मतलब मनुस्मृति की हम बात करते हैं। मनुस्मृति ने चांडाल कम्युनिटी के लिए कुछ लॉज लिख के रखे थे। लॉज क्या है कि चांडाल कम्युनिटी मतलब अनटचेबल्स, इनको जो है शमशान भूमि में ही रहना है। चांडाल कम्युनिटी जो है इनको मरे हुए इंसानों के ही कपड़े पहनने हैं या फिर इनको जो है डेड एनिमल के कपड़े पहनने हैं। दैट्स आपको दिखाई देगा कि आज के टाइम पीरियड में भी जब रिलीजियस सेरेमनी होती है आपको लेदर के प्रोडक्ट जो है दूर रखने को कहा जाता है। बिकॉज लेदर के प्रोडक्ट जो है ऐसा नहीं है कि वो एनिमल मार के काट के बना, इसीलिए वो इसीलिए बिकॉज लेदर का प्रोडक्ट इज अ प्रतीक, इट इज बेसिकली अ नोशन ऑफ चांडाल। चांडाल सजेस्ट करता है, और चांडालों को किसी भी तरीके के धर्म के अधिकार नहीं है। वैसे ही ये चांडाल कम्युनिटी जो है इनको सिर्फ मैनुअल लेबर ही करना रहता है। एंड मैनुअल लेबर करने के टाइम पीरियड में जब जब ये एक टाउन में या फिर अर्बन सिटी में एंटर करेंगे तो इनका टाइम लोकल लेवल पे जो ऑफिसर रहेंगे, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर मोनार्की के, वो रेगुलेट करेंगे। एंड आफ्टर इनको जिंदगी भर बस मैनुअल लेबर का ही काम करना है। मैनुअल लेबर का मतलब क्या है कि उस जमाने में पाइपलाइंस वगैरह नहीं हुआ करते थे। अब प्लीज ये आर्गुमेंट मत देना सर हड़प्पा में तो ड्रेनेज था, हड़प्पा के बाद वैदिक पीरियड आया हुआ है। एंड वैदिक पीरियड में हमको कहीं पे भी ड्रेनेज के एविडेंसेस नहीं दिखाई दिए। तो जो लैट्रीन होते थे वो ड्राई लैट्रीन होते थे। आपने पॉटी की तो नीचे जो एक सम्प हुआ करता था, एक गड्ढा हुआ करता था जहाँ पे वो सारी चीज़ें या फिर आपका जो ह्यूमन वेस्ट है वो डेवलप्ड होगा। इसको आपको हाथ से उठाना है एंड आफ्टर शहर के बाहर जाके फेंकना, ये इनका काम है। फर्दर अगर हम लोग धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो धर्मशास्त्र ने चांडालों के लिए क्या बताया कि अगर चांडाल आपको कहीं पे भी यू कैन से दैट कि मंत्र उपचार करता हुआ दिखाई दे
मंत्र को सुनता हुआ दिखाई दे, तो उसके कान में जो आपको उबला हुआ शीशा जो है डालना है। तो दिस आर द लॉज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। फर्दर मैं आपको जो है वैश्य शूद्र का भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, प्रिसाइजली वैश्य शूद्र कम्युनिटी जो है इनके ऊपर बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग धर्म सूत्र की अगर बात करते हैं, तो धर्म सूत्र में जो है एक उपनयना नाम की सेरेमनी हमको दिखाई देती है। इनफैक्ट उपनयना नाम की सेरेमनी लेटर वैदिक एज में भी है, यजुर्वेदा में इसका रेफरेंस है, इसका रेफरेंस जो है साम वेदा में भी आपको दिखाई देगा। एंड उपनयना का मतलब क्या है, तो सैक्रेड थ्रेड, जनयू का सेरेमनी है। ये जनयू जो है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिस एंड आफ्टर दिस सूत्र एंड आफ्टर शास्त्र लिटरेचर के टाइम पीरियड में पहले 3 कम्युनिटी को जो अवेलेबल था। एंड इसका मतलब क्या है कि आप जो जनेऊ पहनोगे, एंड जब आप जनेऊ पहनोगे तो जनेऊ पहनने का मतलब कि आपको अधिकार मिलेंगे। यानी अधिकार का मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली आपका अधिकार मतलब रिलीजन का आपको अधिकार मिलेगा। बट यहाँ पे रिलीजन को जो है थोड़ा सा हम लोग साइडलाइन रखेंगे एंड रिलीजन की जगह पे एजुकेशन की बातें करेंगे। आपने सुना होगा कि एंशियंट टाइम पीरियड में एजुकेशन कहाँ मिलता था, आश्रम, मठ एंड टेम्पल में। आपने कांची यूनिवर्सिटी सुनी होगी, तंजावुर यूनिवर्सिटी सुनी होगी, आपने तक्षशिला यूनिवर्सिटी सुनी होगी, उज्जैन यूनिवर्सिटी सुनी होगी, आपने इवन यू कैन से दैट कि वाराणसी या फिर काशी विश्वनाथ विद्यालय जो या फिर काशी विश्वनाथ यूनिवर्सिटी सुनी होगी। सारे टेम्पल इंस्टीट्यूशन है ना, यानी टेम्पल इंस्टीट्यूशन में आपको विद्या दी जाती है। तो अगर ये आपको टेम्पल इंस्टीट्यूशन में एंटर करना है, तो एज पर यू कैन से धर्म स्मृति अंडर आफ्टर धर्मशास्त्र आपके पास जो है ये अधिकार होने चाहिए। एंड ये अधिकार जो है ये एंडर आफ्टर ये लॉस से जो है वैश्य को दिए गए थे। ये लॉस से दैट इज धर्मशास्त्र से जो है वैश्य कम्युनिटी को ये अधिकार डिनाई किए गए। शूद्र कम्युनिटी को तो ये अधिकार कभी थे ही नहीं। एंड ऐसा आपको हमेशा दिखाई देगा कि वैश्य एंड शूद्र लोगों को एजुकेशन का अधिकार नहीं है। चांडाल तो दूर की बात है, उनको तो सोसाइटी के अंदर आने की भी परमिशन नहीं है। एंड जब आपको टेम्पल में एंटर करने का अधिकार नहीं है, टेम्पल में आपको एजुकेशन देने का अधिकार नहीं है, तो आपका डिग्रेडेशन, डाउनग्रेडेशन होगा ही होगा ना। एंड दैट इज समथिंग यू कैन से कि अनदर लॉज। फर्दर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि धर्मशास्त्र आते आते इंडिया में हर जगह पे टेम्पल आए। टेम्पल में एक प्रीस्टली कम्युनिटी बैठी है एंड प्रीस्टली कम्युनिटी के अंदर धर्मशास्त्र है। तो ये सारे लॉज जो है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। वैसे ही आपको पोजीशन ऑफ द वुमन भी दिखाई देगी। पोजीशन ऑफ द वुमन की अगर हम बात करते हैं, तो धर्मशास्त्र में जो है सबसे पहले जो चाइल्ड मैरिज बता के रखे हुए हैं। धर्मशास्त्र में डाउरी अलाउड है। धर्मशास्त्र में पतिव्रता नारी के कंसेप्ट है कि वुमन हैज टू बी कन्फाइंड टू दी अंतपुरा। वुमन को जो है सोसाइटी से बाहर आने की या फिर घर से बाहर आने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है। वुमन घर पे ही रहेगी एंड वुमन को किसी भी तरीके का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल राइट जो नहीं मिलेगा। इन नटशेल आपने वो लड़की को या फिर औरत को घर में कन्फाइन कर दिया। एंड जब आप घर में कन्फाइन करोगे तो बाहर आएगी कहाँ से ना। एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द रिलीजियस लॉ। यही प्रॉब्लम के खिलाफ राजा राम मोहन रॉय खड़े हुए, यही प्रॉब्लम के खिलाफ आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर खड़े हुए, बाल शास्त्री जाम्बेकर खड़े हुए, या फिर इवन यू कैन से दैट दिस वन दैट इज जस्टिस रानडे खड़े हुए, गोपाल कृष्ण गोखले खड़े हुए, एंड फाइनली इवन वी कैन से दैट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो है खड़े हुए। जैसे प्रॉब्लम इनमें है वैसे ही प्रॉब्लम मुस्लिम लॉज में भी है। मुस्लिम नेशन भी आपको समझना है, बिकॉज इम्प्लीकेशन जब आप देखोगे हिंदू राष्ट्र के, तब आपको चीज़ें जो है क्लैरिफाई हो जाएगी। इनमें प्रॉब्लम क्या है कि ये इंडिया के मुस्लिम बंदों को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अशरफ, या फिर इनको जो है सॉरी आप शरीफ ही बोलो, अशरफ को शरीफ बोला जाता है। देर आफ्टर फिर अतरफ एंड देर आफ्टर फाइनली फिर अजराल। तो ऐसे 3 कैटेगरी जो आपको दिखाई देंगे। अशरफ मतलब इंडिया में जो है आउटसाइड एरिया से आए हुए मुस्लिम। इसमें टर्क्स आते हैं, टर्क्स मतलब तुर्कमेनिस्तान से आए हुए लोग। इसमें अफगानी आते हैं, ईरानी आते हैं, तुरानी आते हैं। तुरानी मतलब तुरानी आज के मॉडर्न टाइम पीरियड में ईरान का ही एक एरिया है। देर आफ्टर फिर अतरफ कम्युनिटी इज देयर। अगर आप ब्राह्मण क्षत्रिय हो एंड देर आफ्टर आपने अपने आप को कन्वर्ट करके रखा है, तो आप ये कम्युनिटी में आओगे। तो हिंदू रिलीजन के जो अपर क्लासेस है, अगर वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं इनटू इस्लामिक रिलीजन, ऑब्वियसली फॉर द पॉलिटिकल बेनिफिट, देन ऑब्वियसली आप अतरफ कम्युनिटी में आओगे। एंड नजराल कम्युनिटी जो है ये बाय एंड लार्ज जो है लोअर वर्ण, मतलब वैश्य, शूद्र एंड आफ्टर अनटचेबल, जो कन्वर्ट होके मुस्लिम रिलीजन में गए हैं। एंड कंसिक्वेंटली शरिया लॉ इंडिया में, इवन दो मुस्लिम रिलीजन इंटरनेशनल लेवल पे जो है ब्रदरहुड बेस्ड रिलीजन है, कोई यहाँ पे जात पात नहीं देखी जाती है, शरिया इंडिया में जो ये सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करता है।
वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ना आपको इंडिया में मुस्लिम लोगों में भी अनटचेबल दिखाई देते, क्यों? शरिया परमिट करता है ये सारी चीजें, एंड शरिया से आपको मैल प्रैक्टिस जो फिर फैलती हुई दिखाई देगी। इनमें भी सेम प्रॉब्लम है। अगर आप हजराल कम्युनिटी के हो तो आपको कोई पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल राइट नहीं मिलेगा, जस्ट लाइक हिंदू कम्युनिटी। आपको राजा, सुल्तान, बादशाहों के कोर्ट में अनटचेबल कम्युनिटी, वैश्य, शूद्र कम्युनिटी, इनका कोई प्रेजेंस ही नहीं दिखाई देता है। एंड ये प्रेजेंस क्यों नहीं है? बिकॉज लॉ जो है एक्सप्लिसिटली फॉरबिड करते हैं कि आपको कोई अधिकार नहीं है जस्ट बिकॉज यू आर बॉर्न इन अ पर्टिकुलर, यू कैन से दैट कम्युनिटी। वैसे इनमें भी अगर आप बात करोगे तो जो पोजीशन ऑफ द वुमन है वो डाउन ट्रोडन ही है ना। इनमें आपने हमेशा देखा होगा कि पॉलीगाइनी के, सॉरी, पॉलीगैमी के जो है प्रॉब्लम है, इनमें भी वुमन के ऊपर जो है बुर्का, हिजाब वाले एस्पेक्ट लगा के रखे हैं। वुमन को जब घर से बाहर निकलना है तो मेल अकम्पनाई ही होना चाहिए। नो एजुकेशनल राइट। इनको भी तो मॉस्क में एंट्री नहीं होती है ना। वुमन को अभी आपने कभी मॉस्क में देखा है क्या? जब नमाज पढ़ेंगे तो सारे मर्द ही रहते हैं मॉस्क में, एंड यही मॉस्क में आपका मदरसा होता है, मकताब होता है, जो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो ऑब्वियसली वो रिलीजियस लॉज भी प्रॉब्लम है, एंड दैट्स व्हाई फिर सेक्युलर नेशन। जब आपने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, आपने यही सारी चीजें तो ब्रेक डाउन करवाई ना कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते तो आर्टिकल 14 बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड आफ्टर फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आपने क्या बताया? आपने वही बताया कि ये वर्णाश्रम धर्म हम नहीं मानेंगे, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन हम नहीं मारेंगे, बिकॉज एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। एक ज़माने में आपको जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आपके वर्ण के ऊपर जो है डिपेंड किया जाता था, ये आपके क्लास के ऊपर जो है डिपेंड किया जाता था। वैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ के बाद इक्वल प्रोटेक्शन लॉ जब आपने दिया, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आपने जो है हिंदू एंड आफ्टर मुस्लिम कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी को जो है सेम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया ना। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इनके लिए भी है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इनके लिए भी है। इनको हम रिजर्वेशन के बेनिफिट देते हैं ताकि धर्म के नाम पे इनके ऊपर जो अन्याय हुआ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ये अब ना हो। वैसे ही पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इनके लिए भी है, एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है इनके लिए भी है, बिकॉज इन्हीं के ऊपर जो है लॉज बना के आपने कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल के रखे थे। एक चांडाल चांडाल क्यों है? नॉट बिकॉज उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी कम है, वो इसीलिए है बिकॉज इसको किसी भी तरीके का एक्सेस नहीं मिला ना। एक्सेस टू एजुकेशन नहीं था उसको, एक्सेस टू सोसाइटी नहीं था उसको, एक्सेस टू रॉयल कोर्ट नहीं था उसको। तो बंदा अपना कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करे, नॉलेज कैसे ले, बंदा अपना जो है इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट किस तरीके से करवाए। वैसे ही आर्टिकल 15 की जब आप बातें करते हो तो आर्टिकल 15 में आपने क्या किया? आर्टिकल 15 में जो है आपने इक्वालिटी प्रोवाइड की, एंड आर्टिकल 15 में जब आपने इक्वालिटी प्रोवाइड की तो वो दोनों रिलीजन के लोगों के लिए थी ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू ट्रीट एवरीबडी इक्वली, बिकॉज एक ज़माने में सुल्तान सबको इक्वल ट्रीट नहीं करता था, एक ज़माने में राजा सबको इक्वल ट्रीट नहीं करता था, बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबको इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा। वैसे यू कैन से दैट कि आर्टिकल 16 है आपके पास कि आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में भी किसी भी तरीके का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। क्यों? बिकॉज एक ज़माने में सारे ही गवर्नमेंट जॉब से ब्राह्मण एंड क्षत्रियों को ही अवेलेबल थे। अगर आप वैश्य हो, शूद्र हो, अनटचेबल हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब का अधिकार ही नहीं था। रॉयल कोर्ट में राजा से मिलेगा नहीं तो आपको गवर्नमेंट जॉब कहाँ से मिलने वाले हैं? एंड सेम गोज इवन फॉर देम ना। ये दो कम्युनिटीज है, इनको किसी भी तरीके का बेनिफिट जो इस्लामिक रिलीजन में नहीं मिला। सारी पोजीशन जो है टर्की, ईरानी, तुरानी, इन्होंने अपने पास लेके रखे हुए थे। तो अगर सुल्तान उसको परमिट करता है, राजा उसको परमिट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको परमिट नहीं करेगा। गवर्नमेंट जॉब्स विल बी ओपन टू ऑल ऑफ देम, एंड गवर्नमेंट जॉब में भी हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन भी होगा, स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास भी होगा। कौन है आपके सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास? ये है। कौन है आपके सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास? ये है। आज के टाइम पीरियड में आप इनको एससी बोलते हो, एंड आफ्टर इनको जो है आप ओबीसी बोलते हो। वैसे फिर अगेन यू कैन से दैट कि आपने क्या बनाया? आर्टिकल 17 बनाया, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को क्यों अबॉलिश किया आपने? अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है ये अजराल कम्युनिटी, सबसे बड़ा रीजन है ये चांडाल कम्युनिटी। इनको अगर इनके माइजरी से आपको बाहर निकलना है तो आपको ऐसा गवर्नमेंट चाहिए जो इनके ऊपर बिलीव ना रखे। राजा बिलीव करता था अनटचेबिलिटी के ऊपर, सुल्तान बादशाह बिलीव करते थे अनटचेबिलिटी के ऊपर, तो गवर्नमेंट अब बिलीव करेगा क्या अनटचेबिलिटी के ऊपर? वो नहीं करेगा।
एंड वैसे ही यू कैन से दैट कि आर्टिकल 18 में जब आपने एबॉलिशन ऑफ टाइटल किया, तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल आपने क्यों किया? एबॉलिशन ऑफ टाइटल जो है ये इक्वालिटी का वन ऑफ द बिगेस्ट एसेंस है। सुल्तान बादशाह और राजाओं को अब ये बताना ज़रूरी है, ब्राह्मण क्षत्रिय एंड आफ्टर फिर शरीफ लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि उनके जो अर्स्टाइल प्रिविलेजेस है वो उनको नहीं मिलने वाले हैं। वो प्रिविलेजेस अब जा चुके हैं, उनकी जगह पे अब इक्वालिटी का राज आया हुआ है, एंड दैट इज़ द सेक्युलर नेशन। हम लोग जो सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं तो हमको बस ये बताया जाता है कि अपना सेक्युलरिज्म पॉजिटिव है, वेस्टर्न कंट्री का निगेटिव है। अपने सेक्युलरिज्म में जो है गवर्नमेंट हैज़ टू ट्रीट ईच एंड एवरी रिलीजन इक्वली, एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में जो है देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिलीजन। बोगस प्रोपोगेंडा है ये इंडिया में। हर एक पर्टिकुलर कंट्री के डेफिनेशन ऑफ द सेक्युलरिज्म अपने हिसाब से चलते हैं। अगले टाइम अगर आपको कोई प्रोफेसर ये पूछे कि भाई अगर वेस्टर्न कंट्रीज में निगेटिव सेक्युलरिज्म में गवर्नमेंट एंड रिलीजन अगर डिफरेंट है, एक दूसरे से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो क्यों अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है बाइबल के ऊपर हाथ रख के ओथ लेता है? क्यों ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है बाइबल के ऊपर हाथ रख के जो ओथ लेता है? तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में सेक्युलरिज्म का जो है एक धुआं उड़ाया गया है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? गवर्नमेंट हैज़ टू ट्रीट ईच एंड एवरी रिलीजन एज वेल एज रिलीजियस पर्सन इक्वली। पहले तो गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करेगा, जो आपको ये लॉज बताते हैं करो, एंड देयर आफ्टर गवर्नमेंट जो है इनके लोगों के बीच में भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ब्राह्मण, अनटचेबल या फिर शरीफ है नजराल सारी इक्वल ही रहेंगे। दैट इज द एसेंस ऑफ द सेक्युलरिज्म, एंड दैट्स व्हाई सेक्युलर नेशन जो अंबेडकर जी ने बनाया था इट वाज क्वाइट सिग्निफिकेंट। ये सेक्युलर नेशन मतलब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पहले आपको समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन हिंदू नेशन, मुस्लिम नेशन एंड thereafter सेक्युलर नेशन। एंड जब तक ये लॉज है तब तक ऑब्वियसली अपनी कंट्री चलेगी, ऐसा मानने वाला एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल सेक्शन जो है इंडिया में आपको दिखाई देगा, जिनको नहीं पसंद आता है कि इंडिया में जब हिंदू राष्ट्र की बातें होती है। बिकॉज अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उनको पता है ना एंशियंट टाइम पीरियड में क्या चलता था। दे आर वेल अवेयर पीपल, दे आर वेल रेड पीपल, दे आर वेल थॉट आउट पीपल, एंड ये चीज़ें अगर एंशियंट टाइम पीरियड में चल रही है और अगर आपको ये चीज़ें वापस लानी है तो गड़बड़ वाली बात है। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू एंटर इनटू, कि जब हमने देखा कि सेक्युलर नेशन एंड आफ्टर फिर हिंदू राष्ट्र या फिर हिंदू नेशन में क्या डिफरेंस है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो समझना है कि ये सेक्युलर नेशन आया कब एंड आफ्टर हिंदू राष्ट्र को जो अपोज होना कब चालू हुआ। अगर आप बात करोगे इंडियन नेशनल मूवमेंट की, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की हम बात करते हैं तो कौन सुप्रीम लीडर है इंडियन नेशनल मूवमेंट के? सबसे पहले लोकमान्य तिलक, या फिर वी कैन से दैट स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, या फिर वी कैन से दैट कि इनके बाद में जो है महात्मा गांधी। देयर आफ्टर वी कैन से दैट कि महात्मा गांधी से टॉर्च शुड हैव बीन पास्ड विद सरदार पटेल, राइट और रॉन्ग? सरदार पटेल को भी इसी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा इंडिया में रिस्पेक्ट भी मिलती। क्यों? बिकॉज दिस इज द थिंग, सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि तिलक जो है ये हमेशा जो है हिंदू राष्ट्र की बातें किया करते थे। हिंदवी स्वराज एंड हिंदू राष्ट्र ये हॉलमार्क है तिलक के। इनफैक्ट तिलक ने जब नेशनलिज्म चालू किया तो नेशनलिज्म गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल से आपने चालू किया, एंड फिर गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल में नेशनल कौन बनेगा? इंडियन, मुस्लिम या फिर हिंदू? हिंदू नेशनल बनेगा, अपने हिंदू नेशनल बनाए। सावरकर जी की अगर बात करें तो ऑब्वियसली ये हिंदू राष्ट्र के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोपोनेंट रहे हैं। सावरकर जी ने तो अपने बुक भी लिख के रखे, हिंदूज हु वेर द इसेंशियल ऑफ द हिंदुत्व, एंड आफ्टर 1938 से लेके 1945 में व्हेन ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ द, यू कैन से दैट कि दिस वन दैट इज हिंदू महासभा, तो उन्होंने मल्टीपल स्पीचेस में बता के रखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू जो है उन्हीं को सारे बेनिफिट मिलेंगे, नॉन हिंदू विल हैव टू रिमेन एज अ सेकंड क्लास सिटीजन। वैसे ही महात्मा गांधी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी अपने राम राज्य की बातें किया करते थे। महात्मा गांधी जो है अगेन यू कैन से दैट कि इंडिया में बैठ के हमेशा जो है हिंदवी स्वराज की बातें जो है किया करते थे। एंड जब आप इनकी बातें करोगे देन ऑब्वियसली ये बातें से इट इज क्वाइट क्लियर ना कि गांधी इज ऑल्सो राइट विंगर पॉलिटिकल लीडर। कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म का चूल्हा 1947 के बाद में पहना। 1947 के पहले ये ऑर्गेनाइजेशन थोरोली हिंदू राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशन रही है।
एंड ऑब्वियसली फिर इसके बाद में आपको दिखाई देंगे सरदार पटेल। सरदार पटेल भी बहुत जगह पे जो है हिंदू राष्ट्र की पैरवी कर चुके हैं। सो मच सो दैट कि इंडिया में जो टेम्पल पॉलिटिक्स आया, ये टेम्पल पॉलिटिक्स जो है सरदार पटेल की वजह से ही आया ना। 1950 में इट वॉज सरदार पटेल जिन्होंने सोमनाथ टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन करवा के उसके अराउंड का जो प्रोपोगेंडा है वो चलाया भी। एंड ये सारा ही डाटा जब आप देखते हो तो ये सारे ही डाटा में फिर आपको पता चलता है कि इंडिया की नेशनल मूवमेंट तो पूरी तरीके से राइट विंग कर ही रही है। अगर इनमें से कोई भी बंदा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाता तो ऑब्वियसली इंडिया हिंदू राष्ट्र होना अटल है, वो तो टलता ही नहीं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि गांधी जी लास्ट मोमेंट पे अड़ गए एंड पटेल के पास जो टॉर्च जानी थी वो अल्टीमेटली रोक के उन्होंने जो है नेहरू को दे दी। नेहरू अल्टीमेटली सेक्युलर नेशनलिज्म की जो है पैरवी कर रहे थे। बट इट माइट कम एज अ सरप्राइज टू यू कि ये हिंदू राष्ट्र को वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइम पीरियड में अपोज करने का काम जो है जिन्हा ने किया। जिन्हा जो है ऑब्वियसली 1920 से लेके 1940 तक जो है अपने लिबरल नेशनलिज्म के ऊपर थे। लिबरल नेशनलिज्म मतलब इंडिया को यूनिफाई रखने की जो है बातें हमेशा किया करते थे। एंड लिबरल नेशनलिज्म के लिए हिंदुइज्म को या फिर हिंदू नेशन को उन्होंने अपोज किया। जिन्हा का हमेशा कहना था कि अगर आपको एक नेशन बनाना है तो सेक्युलरिज्म के ऊपर जो हम लोगों को धीरे धीरे जाना है। रिलीजन हैज नो, you can say that कि role in India's politics anywhere or whatsoever we can say। एंड जिन्हा ने फाइनली 1940 में अपने स्टैंड बदले। ऑब्वियसली कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है अपने लिए ग्रेटनेस चाहता ही है, जिन्हा भी चाहेगा। एंड जिन्हा जब चाहेगा तो इट वॉज प्रिसाइडली 23 मार्च 1940 जिन्हा ने अपनी फेमस टू नेशन थियरी दी। एंड ये टू नेशन थियरी एग्जैक्टली है क्या? जिन्हा का कहना था, मतलब उन्होंने जो है या फिर जिन्हा ने जो है जस्ट रिसेंटली टाइम एंड टाइड या फिर टाइड नाम का एक न्यूज़पेपर हुआ करता था लंदन में, तो टाइड नाम के जो न्यूज़पेपर को जो है वहाँ पे एक इलाबोरेट आर्टिकल लिख के जो है स्टेटमेंट दिए हुए थे। जिन्हा का कहना था कि सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिनेरियो इन इंडिया हैज डेवलप्ड इन सच वे दैट no matter whatever the political social economical program of any political party is, a Hindu is going to vote for co-casteist and Muslim is going to vote only for Muslim। and in that capacity there are two nations in India। इंडिया की नेशनल लीडरशिप को, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हिंदू राइट विंगर्स को अब ये समझना पड़ेगा। एंड उन्होंने जिस तरीके का इंडिया डेवलप करके रखा है, यहाँ पे एक हिंदू है, मुस्लिम है, एंड दैट्स देयर आर टू नेशंस, एक हिंदू नेशन है, एक मुस्लिम नेशन है। तो लेट्स स्प्लिट अप द कंट्री। हिंदू लोग जो अपना हिंदू राष्ट्र ले ले उनको बधाई हो, सबको हिंदू राष्ट्र चाहिए ना, किसी को प्रॉब्लम है नहीं। तो आप अपना हिंदू राष्ट्र लो, हमको एक ज़मीन का टुकड़ा निकाल के दोगे एंड वो ज़मीन के टुकड़े ऊपर हम लोग हमारा इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। आउट ऑफ नोवेयर a secular nationalist converted himself into die-hard Muslim fanatic nationalist। Ultimately, that was the conversion of Muhammad Ali Jinnah from secular liberal nationalist to the religious nationalist, we can say। And फिर rest is history। Jinnah is the only person in the entire world's history to demand a nation and create it within span of 7 years। And ये जो 7 साल का टाइम पीरियड है, it was a cell shock for all these people। गांधी पटेल को ये चीज़ कभी समझ में ही नहीं आई कि अपने नाक के नीचे से इंडिया के टुकड़ा निकाल के जिन्हा लेके कैसे गया। एंड दम जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हुआ 1940 स्कैन में, 1946 1947 में, तब जाके इनको पता चला कि एग्जैक्टली हुआ क्या। हमने भारत माता बनाई, हमने शिवाजी फेस्टिवल चलाए, काली माता फेस्टिवल चलाए, गणपति फेस्टिवल चलाए, हम लोगों ने जो है बेसिकली फिर भगवा चलाया। एंड ये सारी चीज़ों में हम भूल गए कि इंडिया में सिर्फ हिंदू नहीं रहता है, नॉन हिंदू भी रहते हैं। एंड वो नॉन हिंदू कम्युनिटी में नेशनलिज्म डालेगा कौन? हम ही लोग तो थे नेशनलिज्म को इनकलकेट करने वाले। एंड दैट्स 1946 में गांधी जब लास्ट मोमेंट पे अड़ गए कि पटेल को जो है रिक्वेस्ट की गई कि नो, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज आप प्राइम मिनिस्टर बने तो इंडिया हिंदू राष्ट्र के तौर पे चला जाएगा, जब हमको नहीं चाहिए। वी नीड अ पर्सन जो सेक्युलर नेशनलिज्म, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की तरफ इंडिया को लेके जाए। एंड दैट इज वेयर अल्टीमेटली देयर वाज अ राइज ऑफ जवाहरलाल नेहरू। नेहरू को प्राइम मिनिस्टर इसीलिए बनाया गया बिकॉज इनकी आइडियोलॉजी जो है ये सेक्युलर नेशनलिज्म वाली आइडियोलॉजी रही है। अल्टीमेटली इट वॉज जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने इंडिया में जो है क्या दिया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिए। एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देके जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया। इनफैक्ट नेहरू की आइडियोलॉजी है, नेहरू का विजन इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी रहा है कि उन्होंने बनाया हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बना।
ही शुड हैव बीन द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट उन्होंने अंबेडकर जी को जो है ये सारा जो एस्पेक्ट जो है दे दिया। नेहरू का ही कहना था कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, एंड अगर ब्राह्मण एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा तो एक कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा नहीं चल पाएगा, एंड दैट्स व्हाई यू नीड लीडर ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। इंडिया में मेजॉरिटी लोअर जाति लोअर वर्ण है, उनके लीडर से अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो इंडिया सेक्युलर नेशन भी रहेगा, एंड ये सेक्युलर नेशन आबाद रहेगा, इसको कोई भी जो है हाथ नहीं लगा पाएगा। एंड दैट इज द विजन जिसके वजह से नेहरू के ऊपर जो है गांधी जी का ट्रस्ट गया, एंड अल्टीमेटली नेहरू को जो है प्रोपेल किया गया। वॉट एवर द केस माइट बी, अल्टीमेटली फिर नेहरू ने 1946-47 में जो सिचुएशन को हैंडल करके इंडिया को पार्टीशन से बाहर भी निकाला, एंड पार्टीशन से बाहर निकाल के इंडिया को सेक्युलर नेशनलिज्म की तरफ ढकेल दिया। बट फिर प्रॉब्लम है ना, नेहरू की अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है ये डाई हार्ड हिंदू पॉलिटिकल पार्टी ही रही है, एंड फिर इनके अलावा इंडिया में राइट विंगर हमेशा ही रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदू महासभा, एंड देयर आफ्टर फिर ऑब्वियसली द ऑर्गेनाइजेशन विच मस्ट नॉट बी नेम्ड, ये सारी ही ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑब्वियसली इंडिया में रही, एंड वो अंडरलाइन करंट जो है हिंदू नेशन का जो सपना पूरा होते होते रह गया 1947 में, वो सपना जो है वापस से रिवाइव किया जा रहा है आफ्टर 2018 2019 वी कैन से दैट। 2018-19 का जो इलेक्शन है एंड आफ्टर 2024 का इलेक्शन है, ये रिलीजियस प्लॉट के ऊपर खेला गया। 14 वाला इलेक्शन जो है डेवलपमेंट सेक्युलरिज्म के प्लॉट पे ही खेला गया था, एंड दैट इज अगेन अ फियर। अल्टीमेटली जब हमने देखा है कि वो ओपोजिशन कहाँ से आया, ओपोजिशन सक्सेस कहाँ पे हो गया, और इंडिया धर्मनिरपेक्ष या फिर सेक्युलर नेशन कहाँ पे बना, तो हम लोगों को फाइनली एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जब हम लोग हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं तो फिर हिंदू राष्ट्र के जो है इम्प्लीकेशंस क्या है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द हिंदू राष्ट्र। ये इम्प्लीकेशन जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट माने जाता है। हिंदू राष्ट्र के इम्प्लीकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक कोरोबोरेशन है जिनको देख के हम समझ पाते हैं कि जब आप एक धर्म के ऊपर नेशन बनाते हो तो धर्म के ऊपर के नेशन की जो है क्या हाल होती है। पाकिस्तान, सिंपल, राइट, पाकिस्तान है हमारे पास, एंड जब हम लोग पाकिस्तान की बातें करते हैं तो पाकिस्तान इज अ प्रोक्लेम इस्लामिक फेडरल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जैसे इंडिया जो है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, तो वैसे ही वो लोग अपने आप को इस्लामिक फेडरल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। जब उन्होंने अपने आप को इस्लामिक फेडरल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बोला तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या हुआ। पाकिस्तान ने प्रोक्लेम करके रखा हुआ है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है। इस्लामिक नेशन है का मतलब क्या है, तो पाकिस्तान जो है एक बेसिकली मुस्लिम राष्ट्र है, एंड अगर पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है तो ऑब्वियसली ये मुस्लिम राष्ट्र के इम्प्लीकेशन क्या हुआ। इम्प्लीकेशंस आर प्लेन एंड सिंपल। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है शरिया आता है, एंड इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन टू, अगर ये दोनों में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली शरिया इज गोइंग टू प्रिवेल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जो है धूल खानी पड़ेगी, एंड आफ्टर आप शरिया को जो है प्रिवेल करोगे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि पाकिस्तान में एक नॉन मुस्लिम बंदा जो है सेकेंड क्लास सिटीजन में ढकेला गया है। पाकिस्तान की पॉलिटी आज भी अगर आप देखोगे तो शरीफ लोगों के अंडर ही रही है। पाकिस्तान में इवन जो इंडिया से जो मुस्लिम माइग्रेट होकर गए उनको जिम्मी बोला जाता है, एंड उनको भी एक सेकेंड क्लास ट्रीटमेंट जो है दी ही जाती है। एंड यही वाली चीज़ अगर हम लोग इंडिया के ऊपर अगर लगाते हैं एंड इंडिया को हम लोग एक हिंदू नेशन बनाते हैं, तो हिंदू नेशन के पॉसिबल इम्प्लीकेशन क्या है, या फिर वी कैन से दैट कि हिंदू राष्ट्र की जब हम लोग बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र का जो है पॉसिबल इम्प्लीकेशन क्या है कि हिंदू राष्ट्र में आपका जो है धर्म, सूत्र, धर्म शास्त्र, सॉरी स्मृति, एंड आफ्टर फिर धर्म शास्त्र जो है ये क्या होगा, ये ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चला जाएगा, एंड अगर ये गलती से हुआ तो फिर ऑब्वियसली इट इज़ अ डेंजरस सिचुएशन दैट वी आर इन। बिकॉज हमने अभी देखा था कि ये तीनों के लॉज क्या है। ये तीनों के लॉज मतलब जो है पकड़ के चलो ये लॉ जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखे थे, एंड अगर ये लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चले गए तो होगा क्या, आपका आर्टिकल 14 कोलैप्स, 15 कोलैप्स, 16 कोलैप्स, 17 कोलैप्स एंड 18 कोलैप्स। ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, देयर आर थ्रेट। ऐसा जो है बेसिकली क्या है, एक डर है
एंड ये डर जो है एक वाजिब डर भी है। अगर आप देखोगे तो हिंदू राष्ट्र आप जितना ज़्यादा इलेबोरेटली पढ़ोगे आपको उसमें यही चीज़ें दिखाई देगी। हिंदू राष्ट्र की पैरवी करने वाले जितने भी लोग हैं, जैसे आपको आज के टाइम पीरियड में कुंभ में बहुत सारे साधु लोग दिखाई देंगे, वो आपको बताएंगे कि हिंदू जो एक साथ तो आना चाहिए, बट मुस्लिम लोगों को जो है इंडिया से निकालो, मुस्लिम लोगों को टेम्पल में आना बंद करो, गवर्नमेंट जो है सिर्फ हिंदू बेनिफिट की बातें करे, मुस्लिम लोगों को कुछ ना मिले। एंड अगर एक ऐसा इंडिया बनता गया, मतलब धीरे धीरे अगर मुस्लिम इंडिया से निकाले गए, तो उसके बाद में फिर हिंदू रिलीजन की यूनिटी जो है, ये यूनिटी जो है कितने टाइम तक चलेगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है, यू कैन से दैट, कि वो लोग जो हिंदू राष्ट्र को अपोज करते हैं वो उठाते भी है। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर गाइस, इट वाज माय अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू टेल यू कि हिंदू राष्ट्र को जो एग्जैक्टली अपोज क्यों होता है। आई एम क्वाइट होपफुल कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट भी करते हैं। एंड अगर आप सपोर्ट करते हो देन डू लेट मी नो गाइस इन द कमेंट बॉक्स कि आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र क्या है, कि अगर हिंदू राष्ट्र आता है कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा या नहीं रहेगा, एंड फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुस्लिम या फिर नॉन हिंदू लोगों के लिए जो प्रोविजन है, एंड विद इन हिंदू रिलीजन की लोअर जाति एंड लोअर वर्ण या फिर वुमन के अपलिफ्टमेंट के जो प्रोविजन है वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। एंड अगर रहेंगे तो व्हाट एग्जैक्टली आर यू एनविसाजिंग, वो कैसे रहेंगे। मतलब कि आपको सही में लगता है कि सिर्फ वर्ड हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव नहीं आएगा। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट देन ऑल्सो डू लेट मी नो। So I hope you like the video guys. This will always act as a very base of your entire knowledge of the हिंदू राष्ट्र कि क्यों अपोज किया जाता है। और अपोज मैं नहीं कर रहा हूँ, अपोज जो है अंबेडकर ने किया, अपोज जो है नेहरू ने किया, अपोज जो है इंडिया के लिबरल इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन जो है वो हमेशा करती है, विच इज़ द इंटेलेक्चुअल कोर ऑफ आवर कंट्री जिनके ऊपर इंडिया चलता है। मुझे मेरा बस एक अर्नेस्ट अटेम्प्ट था कि आपको उनका व्यू पॉइंट जो है बताया जाए ताकि आपको पता चले कि भाई हिंदू राष्ट्र might be an impending disaster in our country. So do write in the comment box guys, what do you think? I'll definitely have a look at it. And thank you so much guys for watching this and understanding it. Thank you so much. I'll be stopping the session.